PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम की तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। यानी जब आप एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं या फिर आप एग्जाम का पैटर्न समझ रहे होते हैं तो PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए ये सीरीज लेकर के आए हैं जहां पर हम पिछले सालों के यूपीएससी प्रीलिम्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, उन क्वेश्चंस के क्या आंसर हो सकते हैं उन पर बात करेंगे और आंसर से जुड़े जो दूसरे फैक्ट्स हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर भविष्य में वैसा कोई सवाल आता है या उसके आसपास कोई सवाल आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें और आपको पता लग सके कि एग्जाम का जो है पैटर्न क्या होता है, किस तरह से सवालों को सॉल्व किया जाता है, क्या क्या चीजें जो हैं सवालों को सॉल्व करते हुए हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। ये जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में हम आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो आपके तमाम सवाल हैं जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उन सवालों को एक बार समझेंगे और उन सवालों से क्या इंपॉर्टेंट निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं उसको भी एक बार देखेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका इस पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री रही है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपके कहाँ से कितने सवाल आए हैं और पूरा ट्रेंड क्या रहा है। ट्रेंड को यदि आप एनालाइज करें पिछले कुछ समय में, अगर आप देखें तो 2008 से अगर आप एनालाइज करें, एक समय आया था 2014 में जब सवाल आपके 5 सवाल जो है काफी कम रह गए थे। 2000 अगर आप देखें 2009 में यूपीएससी ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे थे, 16 सवाल पूछे थे। फिर उसके बाद आपका आंकड़ा जो है धीरे धीरे कम होता है, लेकिन 2018 में वापस से यूपीएससी ने 14 सवाल पूछ लिए। अब पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो ये आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है। पिछले कुछ समय में मॉडर्न हिस्ट्री के जो सवाल हैं वो आपको एग्जाम में काफी कम नजर आएंगे। अब इसके अलावा लेकिन आप यहाँ पर ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगर सवाल कम आ रहे हैं तो आपको पूरी तरह से इसको छोड़ देना है, क्योंकि सवाल तो आते हैं। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2014 में कम सवाल आने शुरू हुए थे लेकिन वापस से आपका ट्रेंड जो है फिर बढ़ गया था। तो यूपीएससी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप सभी सब्जेक्ट्स को उतनी ही तैयारी से, उतनी ही लगन से तैयार करें जितने आप जो है किसी एक सब्जेक्ट पर ध्यान ना दें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक सब्जेक्ट को बराबर कवर किया जाए। ऐसा ना हो कि आप केवल PYQ को एनालाइज करके जाएं कि इस सब्जेक्ट से तो सवाल आ ही नहीं रहे हैं तो आप उसको पढ़ के ही ना जाएं। ये गलती जो है हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको एक बार हमने देखा। अब बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं सवालों को लेकर के। तो सवाल यदि आप देखें, सबसे पहले हम पहला सवाल आप देखें। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला हमारा कथन है कि इसने विदेशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। दूसरा कथन है, स्वदेशी आंदोलन ने एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब इसका सही जवाब यदि आप देखें, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब होने का मतलब यह है कि दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। दोनों में डिटेल से अगर आप बात करें, सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के बारे में तो आप जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब यह है कि भारत के स्वदेशी उत्पादों पर जोर दिया गया होगा। अब देखें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन को मुख्य तौर पर बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था वो यदि आप देखें, स्वदेशी आंदोलन को मुख्य तौर पर आपका 7 अगस्त 1905 में शुरू किया गया था। तो 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी ये अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं। तो 1905 में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्यों? बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुख्य तौर पर आपका जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी वस्तुओं और विदेशी उत्पाद जो थे, विदेशी वस्त्र जो थे, उनके बहिष्कार की बात की गई थी। और इसके साथ साथ जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उस समय विदेशी सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे, इसीलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बहिष्कार की भी बात की गई थी। जैसे स्कूलों को छोड़ने की बात की गई थी, विदेशी स्कूलों को छोड़ने की बात की गई थी, अदालतों का बहिष्कार करने की बात की गई थी। इसके अलावा जो आपकी सरकारी उपाधियां थी, सरकारी नौकरियां थी, उनको छोड़ने की बात की गई थी। तो ओवरऑल जो भी चीज उस समय ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन तमाम चीजों को यहां पर बहिष्कृत करने की बात आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान देखने को मिली थी। और इसी दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही 1906 में एक परिषद गठित किया गया। यह परिषद गठित किया गया था, इसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। अब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का प्राथमिक उद्देश्य यही था कि भारत के जो लोग आपका स्कूल यहां पर छोड़ रहे हैं, जो लोग आपके भारत के तमाम नागरिक हैं या जो देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों को साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में
स्वदेशी शिक्षा प्रदान की जा सके, स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा पर यहां पर बल दिया जा सके। इसके लिए भारत में इस पूरे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है की गई थी। इसके अलावा इसके द्वारा बेसिकली आपकी जो देशी शिल्पकार थे इनके कौशल तथा उद्योगों को बढ़ावा देने की भी काफी कोशिश की गई, इनको भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये इंडियननेस को रिप्रेजेंट करते थे। तो इंडियननेस को जो चीज रिप्रेजेंट कर रही थी उसको आगे बढ़ाया गया, और जो चीज विदेशी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही थी उसको जो है बहिष्कृत करने की कोशिश की गई। ये था आपका स्वदेशी आंदोलन। तो इस संबंध में अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन ए, आपका जो कथन 1 है ये भी सही है, और कथन 2 जो है ये भी सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा जो सवाल है ये भी स्वदेशी आंदोलन को लेकर ही है। सवाल में आपके सामने 2 कथन यहां पर दिए हुए हैं। पहला कथन है हमारा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। दूसरा कथन है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब अगर आपने पिछले वाले सवाल को ध्यान से सुना है तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या देखा था, 7 अगस्त को हमने देखा था, आप ये तो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा कथन अगर आप देखें तो हमने देखा था कि 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाता है, यानी कि दोनों कथन यहां पर सही हैं, और कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। डिटेल से एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो हथकरघा जो बुनकर थे उनको सम्मानित करने और देश में सामाजिक विकास में हथकरघा उद्योग के महत्व को रेखांकित करने के लिए, उसको जागरूक, लोगों को हथकरघा उद्योग के बारे में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है वो हमने अभी देखा कि भारत में जब आप देखें, जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन जो था उसकी शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाता है। तो हमने इस सवाल को भी देख लिया। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942, डेट आपको याद रखनी है क्या है, 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो एक डेट आपको दी गई है, डेट के आधार पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, यानी कि उसको स्वीकार, एक्सेप्ट किया गया था या उसको पास किया गया था। दूसरा है आपका वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। तीसरा ऑप्शन है 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग दिया। या फिर चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है आपका, क्रिस्प ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। सही जवाब क्या है? सही जवाब आप जानते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। 8 अगस्त 1942 को भारत में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था उस प्रस्ताव का अंगीकार किया था, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो इसको यदि और डिटेल से आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। सही जवाब क्या है कि 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बंबई अधिवेशन में गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, और यहां से आपका एक नारा भी दिया गया था। नारा क्या था वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये हमारा सवाल हमने देखा, ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये कोर्स आपका जीएस और सीसेट दोनों को कवर करता है। ऑनलाइन कोर्स है, 500 से ज्यादा प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। हर क्लास को आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, असीमित बार देख सकते हैं। इसके अलावा 30 निःशुल्क टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। हिंदी माध्यम का पूरा कोर्स है, हिंदी माध्यम के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है दृष्टि का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501 पर आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में, इस पूरे कोर्स के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इस कोर्स के अलावा भी कोई जानकारी है, कोई सूचना है या फिर कोई सवाल है यूपीएससी के एग्जाम से जुड़ा हुआ या फिर कोई भी एग्जाम से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है कि ये नंबर केवल और केवल इस कोर्स के लिए नहीं है या फिर किसी कोर्स के लिए नहीं है, आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए इस नंबर को आपके लिए तैयार किया गया है, ताकि अगर इस पूरी यात्रा के दौरान, क्योंकि जो यूपीएससी की यात्रा है काफी लंबी यात्रा होती है, तो इस यात्रा के दौरान कई बार समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट गाइड्स हैं वो इस नंबर पर आपको जो है गाइडेंस प्रदान कर सकते हैं। तो नंबर आपको हमेशा अपने पास नोट करके रखना है।
तो नंबर ये हमने यहाँ पर देख लिया है। बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है कि इसमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग ऑफ प्रिजन से संबंधित है? सॉन्ग ऑफ प्रिजन किसने लिखा है? सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी या फिर एमके गांधी, और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब देखिए, आप यहाँ पर हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कई साथी हैं जिनको जवाब आते होंगे, तो जिनको जवाब आते हैं वो जो है कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब लिख सकते हैं, जिनको जवाब नहीं आते वो कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर जवाब तो डिस्कस करेंगे ही। तो ये जो सवाल है आपका सॉन्ग ऑफ प्रिजन, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, तो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन आपकी जो किताब है, ये किताब लिखी थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरफ से। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इस किताब को लिखा है। कहां पर लिखा था, किस जगह लिखा था, वो अगर आप देखें तो पूना की येरवड़ा जेल जो है, इसमें रहते हुए जो गांधी जी थे उन्होंने सॉन्ग ऑफ प्रिजन लिखा, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन लिखा था। ये भारतीय धार्मिक गीति काव्य का अनुवाद है। किसमें अनुवाद है? अंग्रेजी अनुवाद है। तो ये आपको याद रखना है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जो है भारतीय गीति काव्य का अंग्रेजी अनुवाद है। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। कहां पर लिखा था? पुणे की येरवड़ा जेल जो है वहां पर रहते हुए महात्मा गांधी ने इस किताब को लिखा था। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आप देखें। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में, एक जगह का नाम है मदनपल्ली, मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया ने यहां से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। और पट्टाभी सीतारमैया जो हैं ये न केवल भारत छोड़ो आंदोलन में बेसिकली यहाँ पर शामिल रहे, बल्कि इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में और भी कई मूवमेंट्स रहे जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया। अगला ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और चौथा ऑप्शन है मैडम ब्लवास्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। अब 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब अगर आप देखें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब इसलिए है क्योंकि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में जो हमारा राष्ट्रगान है उसको बांग्ला से अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया था। थोड़ा सा और डिटेल से अगर आप देखें, ऑप्शन सी हमने देखा, इसका सही जवाब है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जनगण मन को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवादित किया था। कहां पर किया था? ये जो जगह हमने डिस्कस की मदनपल्ली, यहाँ पर किया था। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के चिक्तर में है। ये जो आपका मदनपल्ली है, यहाँ पर एक स्कूल था, एक कॉलेज था जिसका नाम था बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था। वहां पर रहते हुए बेसिकली जो है ये अनुवाद किया गया था। उसी समय गुरुदेव ने बेसिकली आपका जो जनगण मन है उसकी धुन भी तैयार की थी। और उस समय उस कॉलेज के जो प्रधानाध्यापक थे उनकी वाइफ ने इस पूरे जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है इसको संगीतबद्ध भी किया था। तो ये जो जगह है आपका भारत के राष्ट्रगान के लिहाज से जो मदनपल्ली जगह है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं पर इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, यहीं पर इसकी जो धुन है वो तैयार की गई, यहीं पर इसको संगीतबद्ध किया गया। तो इसीलिए पूरी जगह जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने इसको लेकर के सवाल पूछा था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला अगर आप देखें तो अगला हमारा सवाल है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। ऑप्शन या जो दूसरा आपका सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को समाप्त करना। तीसरा हमारा ऑप्शन है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। और ऑप्शन चौथा जो स्टेटमेंट है वो है केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग जो है नहीं था। तो अब 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 2, 3 और 4। अब इस सवाल को अगर आप देखें, सवाल जब यूपीएससी ने पूछा था तो सवाल में कुछ गलती यहां पर आ गई थी। गलती क्या थी? गलती है जो शब्द यहां पर लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन, इसको लेकर के थी। क्यों गलती थी? गलती से इस वजह से थी क्योंकि यूपीएससी ने जो अपना इंग्लिश का पेपर दिया था उस पेपर में लिखा हुआ था सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल किया गया था और हिंदी में इसको लिखा गया था असहयोग आंदोलन, जबकि सिविल डिसोबीडियंस की आपकी हिंदी रहती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर यूपीएससी ने इसका जो है ऑप्शन गलत यहाँ पर लिख करके दिया था, इसी वजह से इस सवाल को जो है बाद में खारिज कर दिया गया था। अगर इस सवाल के सही जवाब को अगर आप देखें तो सवाल का सही जवाब क्या होगा?
सवाल का अगर यहाँ पर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा होता तो फिर सवाल का सही जवाब क्या होता? तो सवाल का आपका सही जवाब होता बेसिकली एक सही है, दो सही होता, क्योंकि अगर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा होता, और तीन और चार सही होता। तो इसमें आपका 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से कई लोग जो है वो इसको भी गलत कर सकते थे और कई यहाँ पर आपका इसको भी गलत कर देते। तो 1 और 4 इसका सही जवाब लोग मानते, लेकिन 1 और 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसी वजह से सवाल में काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, गांधी इरविन समझौते की बात कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता बेसिकली आपका 5 मार्च 1931 को किया गया था। उस समय बेसिकली आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो इस समझौते में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो शामिल थी। पहला ये था कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया। तो आपका जो पहला वाला वहां स्टेटमेंट था वो सही हो जाता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेने की बात की गई थी, जो भी आपके ऑर्डिनेंस थे उनको वापस लेने की बात की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी अगर सही हो जाता अगर वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा होता, लेकिन वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं लिखा था, इंग्लिश में लिखा हुआ था सिविल डिसोबीडियंस, तो इसलिए वो सवाल गलत था। इसके अलावा केवल उन्हीं कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी जिन पर हिंसा के आरोप नहीं लगे थे। इसके साथ साथ पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु जनता की जांच समिति बनाने की मांग गांधी जी ने की थी और इसका जिक्र समझौते में भी किया गया। लेकिन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी की इस बात पर जो है असहमति जाहिर की और इसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो इस तरह से आपका ये जो सवाल है, ये सवाल आपको याद रखना है, क्या क्या पॉइंट यहाँ पर शामिल हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। यूपीएससी ने सवाल जो है गलत दिया था, तो इसको अगर आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाए थे तो इसको लेकर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा ऑप्शन है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। अब कुछ ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं जिनके आधार पर हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो अब इसका सही जवाब अगर आप देखें, अगर आप केवल एक स्टेटमेंट जानते हैं कि एक स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। महात्मा गांधी ने बेसिकली यहां पर आपका प्रस्ताव का समर्थन किया था कि भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल किया जा सकता है अगर जो अंग्रेज हैं वो भारत को आजादी देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस या भारतीयों का समर्थन करने के लिए राजी हो जाते हैं तो भारत उनका समर्थन करेगा। तो प्रस्ताव का समर्थन उन्होंने किया था। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका गलत है। तो अगर आप 2 को यहां पर कैंसिल कर दें तो फिर आपका सही जवाब क्या हो जाता है? एक ही ऑप्शन के माध्यम से आपने सही जवाब को ढूंढ लिया है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि एक स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ये आपके सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब है। थोड़ा सा डिटेल में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत दांडी मार्च के दौरान 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। जबकि भारत को स्वायत्तता की शर्त पर गांधी जी ने, यानी कि अगर अंग्रेज जो हैं वो भारत को ऑटोनॉमी प्रदान करते हैं, तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन किया था। वहां पर हमने देखा, वहां पर लिखा था समर्थन नहीं किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और अगर आप दूसरे को एलिमिनेट कर पाते हैं तो फिर आप आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको वो ऑप्शन तो ढूंढने ही है जो ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आप वो ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप वो ऑप्शन ढूंढें जो आपको गलत लगते हैं। तो यहां पर आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत था क्योंकि गांधी जी ने समर्थन किया था, तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच पाए। भले ही आप पहला स्टेटमेंट या पहला जो कथन है या तीसरा जो कथन है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे कथन के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले दांडी मार्च के दौरान जब नमक कानून का उल्लंघन किया गया था तो कांग्रेस पर बैन लगा था और फिर गांधी जी ने समर्थन किया था। तो ये हमने समझ लिया। इंडेंचर्ड लेबर की बात करें तो अमेरिका जब गांधी जी अफ्रीका में रहते थे तो उस समय इंडेंचर्ड लेबर को समाप्त करने में गांधी जी ने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जो कि रंगभेद के खिलाफ काम करती थी। इसी गांधी जी के प्रयासों के बाद ही आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा 1914 में मुख्यतः अधिकांश क्षेत्रों में अधिकांश जो आपके रंगभेद कानून थे उन कानूनों को रद्द कर दिया गया था। तो इंडेंचर्ड लेबर को समाप्त करने में गांधी जी की भूमिका थी। गांधी जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया था
और कांग्रेस पर बैन लगा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपके सामने इस पूरे सवाल से निकल करके आते हैं। चलिए अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, इसमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे या फिर थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। बेथ्यून फीमेल स्कूल के बारे में आप जानते हैं, भारत का पहला फीमेल स्कूल आप इसको कह सकते हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें, सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो बेथ्यून जो स्कूल है इसमें सेक्रेटरी के तौर पर शामिल थे। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो बेथ्यून बेथ्यून द्वारा 1849 में कलकत्ता महिला विद्यालय नाम से दक्षिण रंगना मुखर्जी के वित्तीय सहयोग से एक विद्यालय जो है खोला गया था, जो हिंदू महिला विद्यालय और उसके बाद बेथ्यून विद्यालय के नाम से जाना गया। 1879 में इसे कॉलेज के रूप में विकसित किया गया, जो बेसिकली आपका भारत का पहला विमेन कॉलेज बना और एशिया का पहला महिला विद्यालय भी बना। इसी विद्यालय में सेक्रेटरी के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। बेथ्यून स्कूल के बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का, खासतौर पे मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा जो है, बहुत फेमस मुकदमा है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर आप इस मुकदमे के बारे में पढ़ते हैं। तो रखमाबाई मुकदमा जो है वो मुकदमा किन विषयों पर केंद्रित था, ये आपको बताना है। 3 टॉपिक आपके सामने, 3 विषय जो है आपके सामने दिए हुए हैं। पहला विषय है महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, दूसरा विषय है सहमति की आयु यानी एज ऑफ कंसेंट और तीसरा विषय है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन, ये जो पहला उद्देश्य है ये गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, सहमति की आयु यानी एज ऑफ कंसेंट और कॉन्जुगल राइट्स। तो आपका 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। डिटेल से देखते हैं रखमाबाई मुकदमा क्या था, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक महिला थी जिनका नाम था रखमाबाई राउत। रखमाबाई राउत बेसिकली आपका ब्रिटिश शासनकाल में अगर आप देखें तो भारत की कुछ स्टार्टिंग जो फीमेल डॉक्टर्स थी, जो प्रथम महिला डॉक्टर्स थी, उनमें से एक मानी जाती हैं रखमाबाई राउत। अब इनका जो विवाह था वो 11 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। किससे कर दिया गया था? 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और विवाह के बाद ये अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती हैं और अपने घर में रह करके पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं और पढ़ाई करके डॉक्टर भी बनती हैं। लेकिन अब क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे वो, जिनका नाम था दादाजी भीखाजी, ये फिर कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं इनके खिलाफ कि यहाँ पर इनके जो कंजुगल राइट्स हैं, दाम्पत्य अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है। और फिर कोर्ट से ये आग्रह करते हैं कि वापस से जो रखमाबाई हैं उनको इनके घर में वापस भेजा जाए। तो अब ये जो पूरा मुकदमा है कोर्ट में जाता है, तो इस तरह से आपका जो कथन 3 है वो सही हो जाता है, यानी कि ये जो केस था कहीं ना कहीं कंजुगल राइट से जुड़ा हुआ था। अब ये जो केस था, केस का नाम था दादाजी भीखाजी बनाम रखमाबाई केस। रखमाबाई केस में जो आपका पहला डिसीजन आता है, जो सबसे पहले जो डिसीजन आता है, उस डिसीजन में ये कहा जाता है कि बेसिक जो डिसीजन रहता है वो आपका रखमाबाई के पक्ष में रहता है। लेकिन बाद में रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती हैं और भी बहुत सारी रिव्यू पिटीशन आती हैं और इन्हीं रिव्यू पिटीशन का परिणाम रहता है कि बाद में कोर्ट अपने डिसीजन को बदल देता है और दादाजी बेसिकली यहाँ पर आपका दादाजी भीखाजी जो थे इनके पक्ष में डिसीजन को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन जो रखमाबाई थी फिर वो इस मुकदमे को जो है क्वीन विक्टोरिया के पास लेकर के जाती हैं। क्वीन विक्टोरिया न्यायालय के निर्णय को पलट देती हैं और फिर यहाँ पर उनका जो पूरा विवाह था उस विवाह को अलग कर दिया जाता है, वहां पर डाइवोर्स दे दिया जाता है और दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, विवाह को समाप्त कर दिया जाता है। और इसी के बाद भारत में आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट आगे चल करके आ सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो है वो कौन से मुकदमे के बाद आया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो है ये आया था आपका रखमाबाई केस के बाद। और इस पूरे एक्ट में आपकी जो कंसेंट की एज थी महिलाओं के लिए उसको 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था। फिर आपका एक और है एक और एक्ट आता है 1929 में, इसमें बढ़ा करके आपका 14 वर्ष कर दिया जाता है। और वर्तमान समय में कितना है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में पुरुषों के लिए या जो आपके बॉयज हैं उनके लिए विवाह की लीगल आयु क्या है
और लड़कियों के लिए विवाह की लीगल आयु क्या है, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी हमने रखमाबाई केस क्या था, केस में क्या क्या चीजें शामिल थी, उसके बारे में हमने बात की। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये बेसिकली महिला की शिक्षाओं के अधिकार को से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पहली फीमेल डॉक्टर्स में से एक थी। लेकिन महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को लेकर के रखमाबाई का कोई खास योगदान नहीं माना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा जो है सही है। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार दिलाने से संबंधित प्रयासों में रखमाबाई की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं मानी जाती है। हालांकि रखमाबाई ने बहुत सारी उस दौर की जो महिलाएं हैं उनको प्रेरित किया कि वो भी आगे चल करके पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि रखमाबाई जो है वो शुरुआती डॉक्टर्स में से एक हैं, खासतौर पर एक महिला डॉक्टर हैं। तो इस वजह से उन्होंने कई लोगों को प्रेरित जरूर किया, लेकिन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने में प्रत्यक्ष कोई उनकी भूमिका नहीं मानी जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, हमें हमारे सामने कुछ युग्म दिए हुए हैं, कुछ जोड़े दिए हुए हैं, और इनको हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ आपके संगठन है, आंदोलन है, दूसरी तरफ नायक है, लीडर है जिन्होंने गठित किया। ऑप्शन अगर आप देखें, सबसे पहले है आपका अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, उसके सामने लिखा हुआ है महात्मा गांधी। एक है आपका अखिल भारतीय किसान सभा, इसके सामने आप देखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक है आपका आत्मसम्मान आंदोलन, और इसके सामने है ईवी रामास्वामी नायकर। तो आपका इसका सही जवाब आपको जो है जल्दी से ढूंढ करके निकालना है। कोशिश करते हैं सही जवाब ढूंढने की। ऑप्शन 3 जो है ये आपका सही जवाब है। आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो पेरियार द्वारा ही शुरू किया गया। तो 3 अगर आप देखें, 3 आपका कहां कहां पर है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, कोई संभावना नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अब यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन केवल 2 और 3, और 1, 2 और 3 यानी सारे। तो अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपका दूसरा भी यहां पर सही है, दूसरा भी आप सही मान सकते हैं, तीसरा भी सही है। अब केवल आपको पहले के बारे में विचार करना है। पहले के बारे में अगर आप विचार करें तो महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए काम किया था। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है, सवाल का सही जवाब है। देखें आप इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब है। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से अगर आप बात करें तो सबसे पहले अखिल भारतीय स्पष्टता विरोधी लीग की स्थापना अगर आप देखें तो 1922 में की गई थी, और इसको हरिजन संगठन के नाम से भी जाना जाता है, हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। और हरिजन शब्द की स्थापना जो है वो यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो इसके नायक महात्मा गांधी थे, ये हमने देख ही लिया। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा की यदि आप बात करें तो इसको 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी आपका सही जवाब है। और आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था 1920 में पेरियार द्वारा। पेरियार को आप ईवी रामास्वामी नायकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े लीडर्स में से एक माने जाते हैं, जिनका प्रभाव अभी भी आपको दक्षिण की राजनीति में काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा, जिनके विचारों का प्रभाव अभी भी आपको दक्षिण की राजनीति में देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना या का विवरण था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह का, ऑप्शन बी 1821 के मापिला विद्रोह का, ऑप्शन सी 1859 से 1860 के नील विद्रोह का, और ऑप्शन डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका उल गुलान जो विद्रोह है या महान उपद्रव जो है किससे जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा द्वारा जो विद्रोह किया गया था उससे जुड़ा हुआ है शब्द उल गुलान। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से अगर आप समझें तो उल गुलान का संबंध जो है या फिर महान उपद्रव का संबंध जो है वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले विद्रोह से है, जिस विद्रोह में मुख्य तौर पर जो सामंती व्यवस्था थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ जो है आवाज उठाई गई थी। उल गुलान विद्रोह के एक कारक के रूप में साहूकारों और ठेकेदारों द्वारा किया गया शोषण भी जिम्मेदार था, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनका जो शोषण होता था उस शोषण के खिलाफ आपको ये उल गुलान विद्रोह देखने को मिला था, महान उपद्रव देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? 1899 से लेकर के 1900 के बीच में। तो ये अवधि यहाँ पर आप जो है याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए और सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, राजस्व संग्रहण के रैतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने पर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी।
दूसरा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन या दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उससे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। थोड़ा सा और अगर आप सोचें तो यहां पर कॉर्नवालिस का नाम लिखा हुआ है, और कॉर्नवालिस जो है वो आपके राजस्व संग्रहण की रैतवाड़ी व्यवस्था जो है उससे जुड़े हुए नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो आपका एक है, कथन एक जो है, ये इसी आधार पर यहां पर आपका गलत हो जाता है। लेकिन ऑप्शन एक जो है वो इस आधार पर भी गलत है कि यहां पर जो आपका राजस्व भुगतान से छूट की बात की गई है, ये छूट भी यहां पर नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से भी गलत है। और कॉर्नवालिस रेतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं है, कॉर्नवालिस जो है वो आपका स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से भी ये गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, सनसेट क्लॉज की यहां पर बात की जा रही है कि अगर आप निश्चित समय तक जो है सरकार को भुगतान नहीं करते हैं, ब्रिटिश सरकार को राजस्व का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपकी जमींदारी को छीन लिया जाता था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती थी। तो ऑप्शन एक जो है, कथन एक जो है वो आपका पूरी तरह से गलत है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपका रियायत जो होते थे, रियायत बेसिकली आपका किसानों को कहा जाता था, जिनसे प्रत्यक्ष तौर पर सरकार जो है वो राजस्व का संग्रहण करती थी, राजस्व प्राप्त करती थी। तो इसको कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, और भारत का कितना क्षेत्र जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कवर था ये भी आपको एक बार रिवाइज करना है। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से, और परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली यहाँ पर आपका 1790 में जमींदारों के साथ कर चुकाने का एक 10 वर्षीय समझौता किया गया, जिसको 1793 में इसको जो है आपका परमानेंट कर दिया गया था। तो फिर इसको स्थायी बना दिया गया। भूमि के स्वामी के रूप में जो जमींदार थे वो उसको ट्रांसफर कर सकते थे, उसको बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, हस्तांतरित कर सकते थे, उसके उत्तराधिकारी अधिकारों और दायित्वों के साथ भूमि की विरासत में प्राप्त कर सकते थे, यानी कि उसको इनहेरिटेंस के तौर पर आगे ट्रांसफर किया जा सकता था। ये परमानेंट सेटलमेंट की विशेषता थी। लेकिन 1794 में एक सनसेट क्लॉज यहाँ पर शुरू किया जाता है, सनसेट क्लॉज शामिल किया जाता है, जहां पर ये कहा जाता है कि आपका जो एक रियासत या जो आपकी जमींदारी है, अगर आप उस जमींदारी से जो राजस्व तय किया गया है, अगर आप निश्चित समय तक एक निश्चित सनसेट तक अगर आप उसका भुगतान नहीं करते हैं, निश्चित डेट तक उसका भुगतान नहीं करते हैं, तो आपकी जमींदारी जो है वो सरकार छीन लेगी। आपका जो सारा पैसा, आपका जो जमींदारी है उसकी नीलामी की जाएगी, किसी और व्यक्ति को जमींदारी जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये आपका परमानेंट सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। दो व्यवस्थाएं हमने देखी, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, आपका परमानेंट सेटलमेंट है। एक और व्यवस्था होती है महलवारी व्यवस्था। अब महलवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी ये भी आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता था वो था आपका कौन सा, वो है आपका परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट तकरीबन आपका 40+ जो परसेंट एरिया था, 43% के आसपास जो एरिया है वो परमानेंट सेटलमेंट में कवर होता था। अब रैयतवाड़ी और महलवारी में कितना एरिया कवर होता था ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, और इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को आप देखें। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत की 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था, नील की खेती क्यों बंद हो गई थी या कम हो गई थी। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विद्रोह, ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ऑप्शन सी नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, या फिर ऑप्शन डी उत्पादों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें, खासतौर पर जर्मनी में जो नई खोज की जा रही थी, उस नई खोज की वजह से भारत में नील की खेती जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रॉफिटेबल हो गई थी, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं रह गया था, और धीरे धीरे इसी वजह से नील की खेती जो है भारत में समाप्त होती हुई चली गई। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 20वीं सदी के अंत तक अगर आप देखें तो नील का जो निर्यात है वो काफी ज्यादा कम होने लगा था। आंकड़े बताते हैं, अगर आप देखें तो 1895 से लेकर के 1896 के बीच में भारत का नील का जो निर्यात था
वो 9,300 टन के आसपास हुआ करता था, जो कि 1910 से 11 के बीच में घट करके मात्र 846 टन के आसपास रह गया। तो काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। और इस गिरावट का जो प्रमुख कारण था वो था जर्मनी द्वारा विकसित एक केमिकल था, केमिकल डाई यहाँ पर जर्मनी में विकसित की गई थी, जिसने नील डाई की यूरोप में जो मांग है उसको लगभग समाप्त कर दिया था। तो इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जो नए डेवलपमेंट हुए, जो नई टेक्नोलॉजी खोजी गई, उसका प्रभाव आपको भारत पर देखने को मिला। तो इसको आप जो है ग्लोबलाइजेशन के अर्ली इंपैक्ट के तौर पर भी देख सकते हैं कि जर्मनी में कोई यहाँ पर इंपैक्ट खोज होती है और उसका प्रभाव आपको भारत पर भी देखने को मिलता है। भारत की इंडस्ट्री जो है वो इसकी वजह से प्रभावित हो जाती है। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे से बढ़ने से पहले एक सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि आईएएस का जो प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स है, इसकी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं ताकि आपकी 2025 एग्जाम की जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि टेस्ट सीरीज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं, हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। नंबर के बारे में हमने बात कर ही ली है। आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए वो नंबर आपके काम आ सकता है। तो अगर आप इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे संपर्क जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ऑप्शन बी, भारत की वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। ऑप्शन सी, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं। ऑप्शन डी, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो इसका जो सही जवाब है कि क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिला था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है वो इसकी वजह से काफी ज्यादा नष्ट हो गया। तो इसको और डिटेल से अगर आप समझें तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के क्रम में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, जिसे कम आयात शुल्क पर भारत में आयातित किया जाने लगा। इसी समय 1813 के एक्ट द्वारा मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया गया, इस पर बल दिया गया। और इन्हीं तमाम चीजों का परिणाम रहता है कि भारत में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो लगभग समाप्त हो गई। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में, वहां पे उत्पादन करते थे और फिर उत्पादन के बाद जो है जो सस्ता माल बनता था उसको वापस जो है भारत में बेच देते थे। और इसमें उन्होंने अपनी पॉलिसीज का भी इस्तेमाल किया कि रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में खरीदा जाता था। भारत में जो भी आपका यहाँ पर बना हुआ माल आता था, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आते थे, उन पर बहुत कम टैक्स लगाया जाता था। तो इससे ब्रिटिश जो प्रोडक्ट थे उनको काफी ज्यादा फायदा मिला और भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो इसकी वजह से लगभग बर्बाद होती चली गई। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेलवे लाइनों का जो निर्माण हुआ था वो भी आपको लगभग इसी समय देखने को मिला था। 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध था उसमें आपको रेलवे लाइनों का निर्माण जो है देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर रेलवे लाइनों का निर्माण जो है वो आपका 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था, जबकि ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या असर पड़ा था। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों पर भी आपको ध्यान देना होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला हमारा सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा कथन है कि रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही जो आपके स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की यदि आप बात करें तो इसमें एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना करने की बात की गई थी, जिसमें भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को इकाई के तौर पर शामिल करने का प्रावधान किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही हो जाता है। फिर भारत सरकार अधिनियम ने जो भी तमाम आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी कैटेगरी थी? एक है आपका केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के
59 जो आपके टॉपिक हैं वो शामिल किए गए थे, जिसमें आपका रक्षा है, विदेश मामले हैं, वित्त है, रेलवे है, मुद्रा है, प्रेस है। तो ऑप्शन बी जो है, जो स्टेटमेंट बी जो है, सेकंड जो है, वो भी आपका सही हो जाता है। अब एक चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आप देखेंगे भारतीय संविधान में भी आपको ऐसा ही एक प्रावधान मिलेगा। भारतीय संविधान में 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल अगर आप देखें, 7th शेड्यूल में भी आपको 3 लिस्ट मिलती हैं। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। अब आप यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आपका ये 7th शेड्यूल की 3 लिस्ट यहां पर संविधान में शामिल हैं, ये कहां से आई हैं? ये आई हैं आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े आप। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित जो है किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस एक्ट के माध्यम से बेसिकली आपका बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर नामित किया गया था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है, इसको भारत में भारतीय जब आप प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं तो उस दौरान भारत में सेंट्रलाइजेशन के सबसे जो है चरम दौर के तौर पर देखा जाता है, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट के तौर पर भी देखा जाता है। सबसे अंतिम निर्णायक कदम जो है 1833 का ये एक्ट भी माना जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसके माध्यम से किया क्या गया था? इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उनको बहुत सारी नागरिक और जो आपकी सैन्य शक्तियां थी वो प्रदान की गई। और इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार तत्कालीन ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश के अधीन संपूर्ण क्षेत्रों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो ऑप्शन डी जो है वो इस संबंध में आपका सही जो जवाब है वो हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अगर आप देखिए, अगला हमारा सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य रिजर्व्ड यानी आरक्षित और अंतरित यानी कि ट्रांसफर्ड विषयों में अंतर्गत बांटे गए थे। अब निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय में माने गए थे? तो हमारे सामने 4 विषय दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन से विषय हैं वो आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट में शामिल किए गए थे। ऑप्शन है हमारे, पहला विषय है न्याय प्रशासन, दूसरा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा है भू राजस्व और चौथा है पुलिस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन आप देख लें, ऑप्शन ए है केवल ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। इसमें अगर आपको केवल इतना याद रखना है कि ये जो आपका रिजर्व्ड लिस्ट और जो आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, इसमें डिफरेंस क्या था? डिफरेंस बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट थे वो आपका रिजर्व लिस्ट में शामिल किए गए थे, और जो शासन सामान्य जो विषय आपके सामान्य इंपॉर्टेंस के थे, जनरल इंपॉर्टेंस के थे, उनको जो है आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर आप देखें 4 विकल्प आपके सामने हैं। ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए न्याय व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए भू राजस्व व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमि से ही तो आपका राजस्व आता है, भूमि से ही पैसे आते हैं। पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई विद्रोह होता है तो पुलिस उसको दबाएगी। लेकिन स्थानीय स्वशासन जो है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थानीय लेवल पर आपका जो म्युनिसिपल लेवल है, वहां पर लोकल जो लेवल है वहां पर गवर्नेंस कैसे चलती है वो ब्रिटिश शासन को इंपैक्ट नहीं करने वाला है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा आप हटा दीजिए। यहां से दूसरा हटाएंगे ये आपका गलत हो जाता है, यहां से दूसरा हटा दीजिए, यहां से दूसरा हटा दीजिए। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है, 1, 3, 4। तो ये आपको याद रखना है। हमने देखा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 2 सब्जेक्ट आपके दिए गए थे, 2 लिस्ट आपके दी गई थी। एक है आपका रिजर्व लिस्ट, एक है आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में वो विषय थे जो कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पुलिस हो गया, इसके अलावा न्याय व्यवस्था है, भू राजस्व है, और भी बहुत सारे कानून है, जैसे वित्त हो गया, सिंचाई हो गया। ये तमाम जो आपके टॉपिक हैं ये आरक्षित विषय में शामिल थे। कानून व्यवस्था हो गया, और जो आपके विषय हैं जैसे शिक्षा का विषय है, ब्रिटिश सरकार को शिक्षा से क्या लेना देना, स्वास्थ्य का मामला है, भारत के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहे, उनको इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, स्थानीय सरकार है, उद्योग है, कृषि है, उत्पादन शुल्क है, ये तमाम चीजें रखी गई थी आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंतर्गत। तो ये हमने 1991 वाले कानून की बात की। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि क्रिस्प मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्रिस्प मिशन हमने पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको लेकर के दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा
नामित सदस्य होंगे। अब ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर बात करते हैं। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा वह उसको ये अधिकार है कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से एक संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सही जवाब का हमें चयन करना है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों सही जवाब है? अब आप सोच सकते हैं कि क्रिस मिशन जो आया था उसमें रियासतें भी शामिल थी, उसमें आपके प्रांत भी शामिल थे, तो ऑप्शन एक कैसे गलत हो जाता है? ऑप्शन एक गलत है क्योंकि यहां पर आपका एक शब्द लिखा हुआ है, नामित शब्द। नामित शब्द का इस्तेमाल प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों दोनों के लिए किया गया है, जबकि जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो केवल भारतीय रियासतों से आने वाले थे, और जो मेंबर्स आपके प्रांतीय विधानसभाओं से आते वो इलेक्टेड मेंबर्स होने वाले थे, यानी कि चयनित मेंबर्स होने वाले थे। यही जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही जो आपका एक शब्द है नामित शब्द, ये इस स्टेटमेंट को गलत करार देता है। और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सही हो जाता है, क्योंकि जो भी आपके जो प्रांत थे वो या जो भी आपकी रियासतें थी, जिन रियासतों को यहाँ पर आपका भारत में शामिल नहीं होना था, वो अलग से सरकार के साथ संधि कर सकती थी। तो इस पर थोड़ा सा डिटेल से अगर आप बात करें, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्रिस्प मिशन के अनुसार देश का नया संविधान जो है वो एक संविधान सभा तैयार करेगी, और संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं से भी मेंबर आएंगे और जो रियासतें हैं वहां से भी मेंबर आएंगे। लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं से जो मेंबर आएंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और रियासतों से जो मेंबर आएंगे वो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। तो यही डिफरेंस दोनों में मौजूद था। तो ऑप्शन एक, कथन एक जो है वो आपका इस तरह से गलत हो जाता है। इसके अलावा क्रिस्प मिशन ने प्रस्तावित किया था कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने का इच्छुक नहीं है तो वो अलग संघ बना सकता है जिसका अलग संविधान हो सकता है, और वो ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से संधि कर सकता है। तो कथन दो जो है वो आपका सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला कथन अगर आप देखें, अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा सवाल है, 1919 की मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ऑप्शन या स्टेटमेंट दो है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो हमें सही जवाब का चयन करना है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। यानी कि पहला कथन जो है वो आपका गलत है और दूसरा कथन आपका सही हो जाता है। थोड़ा सा और डिटेल से इसको समझें तो 1990 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति जो है नहीं की गई थी। पहला कथन आपका गलत हो जाता है। हालांकि 1919 का ये जो भारतीय शासन अधिनियम था, इसमें प्रांतीय परिषदें जो थी, जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, उनको ये सुझाव जरूर दिया गया था, उनको नियम बनाने के लिए कहा गया था कि आप महिलाओं के जो अधिकार है, राइट टू वोट जो है, उसके लिए कानून बना सकते हैं। उसमें आप जो है संपत्ति को, आय को और शिक्षा को एक आधार बना सकते हैं कि कैसे आपको वोट देना है। लेकिन इसमें जो है आपका इसको संस्तुति नहीं की गई थी। केवल वो जो राज्य थे उनको ये कहा गया था कि आप ऐसा कानून बना सकते हैं अपनी मर्जी से अगर आप चाहें तो। कुछ राज्यों ने, कुछ आपके जो प्रांत थे उन्होंने बनाया भी था, जैसे मद्रास शहर ने 1919 में बनाया था, त्रावणकोर ने 1920 में बनाया था, इसके अलावा त्रावणकोर और झालावाड़ ने 1920 में बनाया था, बंबई और मद्रास ने 1921 में बनाया था। यहाँ पर महिलाओं को सीमित मात्रा में अधिकार दिए गए थे। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन स्टेटमेंट एक है वो गलत हो जाता है। स्टेटमेंट दो की अगर आप बात करें तो 1935 के अधिनियम में और अधिक महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन कुल मिलाकर के 2.5% महिलाओं तक ही ये अधिकार सीमित रहा। उनके लिए संप्रदाय के आधार पर विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था। संप्रदाय के आधार पर विधानमंडल में आपका स्थान जो है वो जरूर आरक्षित किया गया था। तो इस तरह से कथन दो जो है वो सही है और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तीन कथन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला कथन है कि इस एक्ट ने 1813 के एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में चला गया, डायरेक्ट नियंत्रण में चला गया। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत नहीं गया था। तो इस तरह से अगर आप हटा दें, ऑप्शन 3 यहाँ पर हटा दें, इसको भी आप हटा दें, इसको भी आप हटा दें, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही जवाब हो जाता है। आप देखें यहाँ पर आपको जो ऊपर के जो दो स्टेटमेंट हैं वो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। केवल अगर आप यही स्टेटमेंट जानते हैं, यही अगर आप जानते हैं कि ये गलत है तो आप सही जवाब ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं तो भी आपको ये सारे जो है स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, तब आप इसका सही जवाब
ढूंढ सकते हैं। डिटेल से इस पे बात करते हैं, डिटेल से इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 जो था उसके माध्यम से कंपनी का व्यापार अधिपत्य जो था वो भारत में समाप्त कर दिया गया, केवल कुछ मामलों को छोड़ करके। कौन से मामले? तो 1813 का जो कानून है इससे क्या किया गया, व्यापार अधिपत्य समाप्त हो गया, ट्रेड मोनोपोली यहां पर समाप्त कर दी गई। लेकिन दो मामलों में नहीं की गई। एक मामला क्या था, चाय के व्यापार के मामले में, टी का जो मामला था, टी लीव्स का जो व्यापार था उसके मामले में समाप्त नहीं किया गया, और चाइना के साथ जो व्यापार होता था वो भी यहां पर बरकरार रखा गया। बाकी सभी मामलों में जो आपका मोनोपोली थी, जो आपका एकाधिकार था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसी कानून के माध्यम से, इसी कानून में बेसिकली कंपनी अधिकार में लिए गए राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता जो है वो और ज्यादा सुदृढ़ कर दी गई। तो दूसरा कथन भी आपका सही है। अब यहां पर आप देखें तीसरे कथन को लेकर के, तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके अधिकार एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिए गए, जिसके अध्यक्ष जो थे वो बेसिकली आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया थे। ये जो 15 सदस्यीय मेंबर्स थे और भारत सचिव जो थे, इनको वेतन बेसिकली आपका भारत से दिया जाता था, भारत के राजस्व से दिया जाता था, लेकिन ये काम जो है वो लंदन से करते थे। इसको कहा गया होम चार्जेस। तो इस तरह से आपका कथन 3 जो है ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमने स्टेटमेंट की बात की, सवाल की बात की। आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं और क्या क्या सवाल आपके सामने है। एक अगला सवाल आप देखें, अगला सवाल जो है आपका युग्मों को लेकर के है। कुछ एक लिस्ट आपके सामने दी हुई है, एक तरफ आपके दल मौजूद हैं, दूसरी तरफ आपका उनके नेता मौजूद हैं। सबसे पहले है आपके भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के सामने लिखा हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम और स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। तो अब इनमें से हमें बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जाहिर तौर पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, और सोशलिस्ट पार्टी में डॉक्टर जो आपके सी राजगोपालाचारी थे वो जुड़े हुए नहीं थे। स्वतंत्र पार्टी से आपके आचार्य नरेंद्र देव जुड़े हुए नहीं थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम जो है इससे जुड़े हुए थे। तो आपके 2 सही हो जाते हैं, केवल 2 यहाँ पर आपके सही जवाब है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ से, पहला आपका सही है। इसके अलावा अगर आप बात करें सोशलिस्ट पार्टी की, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए जो नेता थे उसमें पहले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, और दूसरे थे राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। तो आपका जो दूसरा कथन है, दूसरा युग्म गलत हो जाता है। तीसरे युग्म की बात करें, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की जो स्थापना थी, ये राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1977 में जगजीवन राम द्वारा की गई थी। तीसरा आपका सही हो जाता है। स्वतंत्र पार्टी की बात करें, 1959 में कांग्रेस सरकार की समाजवादी नीतियों का विरोध करने के लिए यहां पर जो स्वतंत्र पार्टी थी उसकी स्थापना की गई थी। सी राजगोपालाचारी, मीनू मसानी और NG रंगा जो हैं ये इसके प्रमुख लीडर्स थे, और ये बेसिकली आपका फ्री मार्केट की बात करते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आपकी स्वतंत्र पार्टी थी ये किसकी बात करती थी, ये फ्री मार्केट की बात करती थी, अमेरिका की तरफ जाने की बात करती थी। जबकि उस समय अगर आप देखें नेहरू का जो झुकाव था वो आपको सोशलिज्म की तरफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज आपको देखने को मिला, और इसी वजह से 1959 में कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। तो ये स्वतंत्र पार्टी जो है भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त करने की बात करती थी और भारत में लाइसेंस राज को समाप्त करने की बात की गई थी। तो ये ओवरऑल आपका हमने सवाल को देखा। आगे बढ़े आप अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहले 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हमारे सामने दिए हुए हैं। पहले नंबर पर है बरिंद्र कुमार घोष, दूसरे नंबर पर योगेश चंद्र चैटर्जी और तीसरे नंबर पर रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था या जुड़े हुए थे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि इसमें बरिंद्र कुमार घोष जो हैं ये गदर पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, और योगेश चंद्र चैटर्जी जो हैं ये भी गदर पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। गदर पार्टी से जो सक्रिय तौर पर जुड़े हुए थे वो थे रास बिहारी बोस। बरिंद्र कुमार घोष की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बरिंद्र कुमार घोष जो थे वो जुगांतर, जिसको आप युगांतर भी कह सकते हैं, उनसे जुड़े हुए थे, बंगाली क्रांतिकारी थे, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इन्होंने भारत में एक अगर आप करें अर्ली अगर आप देखें तो अर्ली जो हमारी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज थी उसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया था।
जोगेश चंद्र जो थे वो आपके अनुशीलन समिति के सदस्य माने जाते थे। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी मेंबर रहे, जिसको बाद में जिसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कर दिया गया था 1924 में। बेसिकली यहाँ पर जो है इसके अलावा गदर पार्टी से जुड़े हुए इनको नहीं माना जाता है। रास बिहारी बोस जो थे वो ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी नेता थे, जो कि गदर पार्टी से प्रमुख तौर पर जुड़े हुए थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़े हम। अगला हमारा सवाल है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों किस संबंध में याद किए जाते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, ऑप्शन बी 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, ऑप्शन सी संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, और ऑप्शन डी आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो इसका जो सही जवाब है, ये जो तीन लोग हैं, ये तीन लोग फेमसली आपका रेड फोर्ट जो ट्रायल था उससे जुड़े हुए हैं। और रेड फोर्ट ट्रायल जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी के जो आपके तमाम ऑफिसर्स थे उनके संबंध में किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर आपके 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल और शहनवाज पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया गया और उनके खिलाफ लाल किले में मुकदमा जो है चलाया गया था। उनके बचाव किया था भूलाभाई देसाई द्वारा। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, इसके अलावा काटजू, जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम लोगों ने इनका बचाव किया था। लेकिन इनको जो है आपका मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में जनता की भावनाओं को देखते हुए, विद्रोह को देखते हुए, विरोध को देखते हुए ये जो आपकी मृत्युदंड की सजा थी, इस सजा को समाप्त कर दिया गया था, इस सजा को चेंज कर दिया गया था। तो ये ओवरऑल आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ें आप। अगला हमारा सवाल है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने जो है स्थापित था या फिर थे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन एक भरूच, दूसरी जगह है वो है चीकाकोल, तीसरी जगह है आपका त्रिचिनपुल्ली। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन अगर आप देखें नीचे दिए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है केवल ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर आप बात करें तो सर थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति लेकर के अहमदाबाद, भरूच और आगरा में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। कहां पर? इसको आप याद रखें, अहमदाबाद, भरूच और आगरा में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित नहीं किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ें आप। अगला हमारा सवाल है वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, ऑप्शन बी वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, ऑप्शन बी वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था और ऑप्शन डी वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसका सही जवाब है कि जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी ताकि जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनको भारत में प्रशासन करने के लिए ट्रेन किया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके। तो प्रशिक्षित करने के लिए जो युवा सिविल सेवक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये आप चाहें तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सही जवाब जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका हो जाता है। अब एक और सूचना है आपके लिए, आपको अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करें तो फाउंडेशन को मजबूत करना काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आपका ISGS फाउंडेशन कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स है, आपकी जो नींव है एग्जाम की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए ये जो पूरा कोर्स है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं, असीमित बार आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है और भी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएगी। हिंदी माध्यम में है तो आप दृष्टि लर्निंग के ऐप को डाउनलोड करके इस पूरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। और सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमारा एक तरफ हमें कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं। पहला नाम है सर तेज बहादुर सप्रू, केसी नियोगी और पीसी जोशी। अब धारित पद अगर आप देखें, सबसे पहले सर तेज बहादुर सप्रू के आगे लिखा हुआ है अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ और केसी नियोगी के आगे लिखा हुआ है संविधान सदस्य संविधान सभा, पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। इसमें अगर आप देखें, अगर आप जो है केसी नियोगी के बारे में जानते हैं, केसी नियोगी के बारे में अधिकांशतः हमने पढ़ा हुआ है,
हमारा जो फाइनेंस कमीशन था, पहले फाइनेंस कमीशन को इन्होंने हेड किया था, तो आप जो है मैच कर सकते हैं। तो केसी नियोगी जो थे वो आपके संविधान सभा के भी मेंबर थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो जाता है। 1, 2 या तो सही है या फिर 1, 2 और 3 सही है। इसका मतलब ये है 2 तो हमने निकाल ही लिया कि 2 सही है। इसका मतलब ये भी है कि आपका 1 भी सही है। अब 1 भी सही है तो आप यहाँ पर पीसी जोशी के बारे में अगर आप जानते हैं तो इस सवाल का सही जवाब आप दे सकते हैं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यानी कि आपका तीनों जो ऑप्शंस हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। सर तेज बहादुर सप्रू जो थे वो अखिल भारतीय उदारवादी संघ से संबंधित थे। केसी नियोगी संविधान सभा के मेंबर थे और 1951 में जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था उसके मेंबर भी जो है केसी नियोगी को बनाया गया था और इस पर यूपीएससी ने एक सवाल भी एक बार पूछा था। इसके अलावा पीसी जोशी वर्ष 1935 में भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव बने थे। इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रीलिम्स के जो भी सवाल आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे उन सभी सवालों को सॉल्व करने, उन सभी सवालों को समझने, उनके आसपास क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है। अब एक सवाल जो आपके मन में उठ सकता है वो ये है कि आखिर ये जो वीडियो है, ये जो पूरा जो टॉपिक है, इसकी पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी? तो पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त होगी। और टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें वीडियो में आपको एक लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पर एक लिंक मौजूद है, लिंक पर क्लिक कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएंगी, चाहे इस वीडियो की पीडीएफ हो या जो भी वीडियोस आ चुकी हैं या जो आने वाली वीडियोस हैं, सबकी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप पर प्राप्त जो है हो जाएगी, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर वीडियो को करते हैं समाप्त और एक सवाल आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सवाल को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं उनको अगर आपने समझा है तो आप वीडियो में जो सवाल नीचे दिया गया है उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, अपने साथियों को इस PYQ सीरीज के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।